दीदीजनों नमस्कार। नमस्कार सभी को। जी, नमस्कार सभी को। सबों को नमस्कार। नमस्कार। मैं रागिनी प्रसाद मुंबई से। आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वसुधैव कुटुंबकम का उपक्रम ज्येष्ठ नागरिक महिलाओं द्वारा संचालित चौपाल का अगला कार्यक्रम प्रसारित होने जा रहा है। हर बार की तरह इस बार का विषय थोड़ा अलग है और संजीदा है, और हम महिलाओं को जागरूक करने का और जानकारी प्राप्त करने का भी है। विषय है आरक्षण। है ना संजीदा और पेचीदा? बोलिए। हाँ, संजीदा नहीं, हमारे लेकिन हाँ, चर्चा का संजीदा बहुत अच्छा विषय है। बहुत सुंदर। हमारे अंतर्राष्ट्रीय जागरूक संस्था की संस्थापिका हैं आदरणीय मंजू भारद्वाज जी। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि मंच के विभिन्न कार्यक्रम से हम सबको जोड़कर नई नई प्रेरणा और नई नई ऊर्जा देती रहती हैं। कभी चौपाल, तो कभी कवि सम्मेलन, तो कभी वीरांगनाओं से परिचय, कभी अंताक्षरी से मनोरंजन, कभी अतिथि के रूप में डॉक्टर बुलाकर हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। अनेकों स्तंभ है इस गौरवपूर्ण मंच का, जिसकी थोड़ी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। तो क्यों न हम अपनी मंच के संस्थापिका मंजू भारद्वाज जी को ही मंच पर आमंत्रित करें और तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मंजू जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रागिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित सभी प्यारी सखियों को, मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। मैं मंजू भारद्वाज वसुधैव कुटुंबकम मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। वसुधैव कुटुंबकम अंतर्राष्ट्रीय मंच ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कई ऐसे ज्वलंत विषयों पर चर्चाएं हुई हैं। उन विषयों में जागरूकता की समाज को बहुत जरूरत थी। आज चौपाल की 19वीं कड़ी प्रस्तुत की जा रही है। सीनियर सिटीजन विंग ने चौपाल एक परिचर्चा में आज का विषय रखा है आरक्षण। राजनीति के गलियारों से उठती इस चिंगारी ने पूरे देश में आग लगा रखी है। इस विषय को धर्म गुरुओं ने, राजनीतिज्ञों ने, आम जनता ने, कमजोर वर्ग ने, सशक्त वर्ग ने अपनी अपनी तरह से तोड़ा है, मरोड़ा है। आज चर्चा शुरू करने से पहले इस विषय को समझने की बहुत जरूरत है। आरक्षण का इतिहास नया नहीं है। आरक्षण का इतिहास 136 वर्ष पुराना है। कहते हैं सर्वप्रथम समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव जी ने सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा और अंग्रेज सरकार में नौकरी में अनुपादित आरक्षण की मांग की थी। आरक्षण मुख्य रूप से सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की आधार पर प्रदान किया जाता है। एक तरह की समझिए सिक्योरिटी है वो उनके लिए, उन वर्गों के लिए। इन सब में संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में पेश करने की डॉक्टर अंबेडकर जी की सबसे प्रभावशाली और निर्णायक भूमिका रही थी। उन्होंने संविधान का मुख्य वास्तुकार और निर्माता उन्हें हमेशा सभी कहते थे, पर उन्होंने संविधान में आरक्षण को कभी अस्थायी नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने उसी समय आरक्षण के दूरगामी परिणामों का अंदाज लगा लिया था। इसीलिए उन्होंने हमेशा ये कहा कि आरक्षण एक बैसाखी नहीं, सहारा है। वे जानते थे भविष्य में इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने अपना पक्ष बहुत ही सशक्त और स्पष्ट रूप से सबों के सामने रखा। भारत की प्रगति के लिए जरूरी समझा जाने वाला आरक्षण आज वर्तमान समय में सबों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। कोई भी कानून जब परेशानी का सबब बनने लगता है, कोई भी नियम जब परेशानी का सबब बनने लगता है, तो वो गंभीर चिंतन का विषय बन जाता है। आखिर इसे क्यों बनाया गया,
कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, और इसमें सुधार की जरूरत महसूस होने लगती है। आज यह राजनीतिक पार्टियों की हार और जीत की वजह भी बनने लगा है और हर पार्टी इस पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। आज जरूरत है इसके तह में जाने की, अपने विभिन्न दृष्टिकोण को विस्तार देने की, इसके हर पहलू पर चर्चा करने की। आज इस मंच पर भारत के कोने कोने से बुद्धिजीवी महिलाएं जुड़ी हैं। मैं इस चर्चा में आप सबों का स्वागत करती हूँ और इस चौपाल कार्यक्रम के संचालन का भार रागिनी जी को सौंपती हूँ। ये धन्यवाद। मुंबई से हमसे मंजू जी। जुड़ी हैं। हर विषय पर इनका एक स्पष्ट दृष्टिकोण है जो काबिले तारीफ है। मैं स्वागत करती हूँ रागिनी जी। रागिनी जी, धन्यवाद मंजू जी, जो आपने कार्यभार मुझे दिया और आप सखियों की सहायता से मैं मंच संचालन कर पाऊंगी। तो प्रश्न तो आरक्षण है और मंजू जी ने हमें काफी जानकारी दी। देश के कानून व्यवस्था से हमें अप टू डेट रहना चाहिए और यहाँ पर महिलाओं की स्थिति पर विशेष प्रकाश डालना है। आरक्षण को लेकर हमें देखना है कि आरक्षण के अधिकार में महिलाओं की किस किस स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो इसके लिए हम चर्चा करेंगे, आगे अपने सखियों को बुलाएंगे। ऐसे उसमें 1942 में B.R. अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की उन्नति के समर्थन के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की। उन्होंने ही सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग की। आरक्षण का उद्देश्य समाज में समानता को सुनिश्चित करना था। ऐसे वर्ग जो विकास से वंचित है उन्हें अवसर प्रदान करना था। आरक्षण का यही उद्देश्य रहा। तो मैं अब पुष्पा जी जो एक गृहिणी है और लेकिन साहित्यकार हैं, उनसे मैं आरक्षण के विषय में चर्चा करना चाहूंगी। ये राजनीतिक में इस चर्चा को मैं पुष्पा जी से जोड़ना चाहती हूँ कि आरक्षण क्या है वास्तव में, क्या जरूरी है। आरक्षण क्या वास्तव में जरूरी है या राजनीतिक आज है, आज राजनीति का मुद्दा बन गया है। जो जरूरी था वह राजनीतिक मुद्दा बन गया जिस पर नेता अपनी रोटी सेक रहे हैं। पुष्पा जी, जी आपकी मैं पुष्पा जी दिख नहीं रही हैं। पुष्पा जी आपका स्वागत है। रागिनी जी जी आपका के स्वागत है। पूछे गए प्रश्न पर आप अपने विचार प्रस्तुत करें। आप लोग कृपया जुड़े रहिए, ऑफलाइन मत होइए उसे कठिनाई होती है। जी चलिए जी बोलिए पुष्पा जी। बोलिए। म्यूट हैं आरक्षण पुष्पा से जी, आप म्यूट हैं। मेरा प्रश्न सुनी? जी जी प्रश्न क्या सुनी हूँ, चर्चा है, आप सुन पाई? सुन ली हूँ, सुन ली हूँ। हाँ, कि बोलिए। आरक्षण क्या वास्तव में जरूरी है या राजनीतिक है, इसके बारे में आप कुछ हमें जानकारी दे पुष्पा जी। चौपाल में हम जुड़े हैं। मेरी आवाज आने लगी? हाँ आ रही है अब आवाज, बोलिए। सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं जय सिया राम। तो जब भारत में संविधान लागू हुआ तब केवल 10 वर्ष के लिए आरक्षण लागू हुआ था, सिर्फ 10 वर्ष के लिए। लेकिन जिसे 10 वर्ष हुआ उसके बाद ना तो कोई उसको हटा सके। आरक्षण लागू हुआ किए, लेकिन उसको 10 वर्ष तक ही रहना था, लेकिन उसको आगे बढ़ाते गए, जिस आज तक कोई भी राजनीतिक दल हटा नहीं, हिम्मत ही नहीं कर सके वोट के कारण। और आरक्षण जातिगत न होकर गरीबियों के लिए होना चाहिए। आरक्षण जरूरी नहीं है। एक कलेक्टर मंत्री के बच्चों को आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। और बच्चे मतलब गरीबी को आरक्षण जरूरी है, लेकिन अमीर को नहीं है आरक्षण जरूरी। आरक्षण की जरूरत किसी को नहीं है। आरक्षण का लाभ रोटेशन में चल रहा है, उन्हीं लोगों को बार बार हम लाभ
बार बार लाभ हो रहा है जी और जी गरीब को लाभ पा रहा है। जी। आरक्षण जरूरी नहीं है, गरीबी को बस है गरीब आरक्षण, लेकिन जातिगत आरक्षण कर दिए हैं। जी बहुत जी अच्छा, बहुत अच्छा बहुत पुष्पा अच्छा। जी। अच्छा, बहुत एक अच्छा। सेकंड में एक आवश्यक सूचना दे दूं कि जी जूम में आजकल कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी मीटिंग 10 मिनट में बंद हो जाएगी, लेकिन फिर आप अच्छा उसी लिंक से जुड़ जाइएगा। ओके ना? अच्छा। हाँ, आफ्टर 10 minutes। आफ्टर 10 मिनट जब मीटिंग ये वाली स्टॉप हो जाएगी तो फिर से आप उसी में जुड़ जाना। ठीक है? ओके ओके। ओके। अच्छा अच्छा ठीक है। बढ़िए रागिनी जी, आप आगे बढ़िए। जी बहुत तो अच्छा पुष्पा जी, आज बहुत अच्छे आपने बहुत बोला, अच्छा, बहुत अच्छी कम बात समय आपने में कम बताई, शब्दों में बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। बहुत अच्छी जी आपने बात बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। नहीं, तो सीख रही हूँ इससे कुछ। हाँ, नीलम जी जो छत्तीसगढ़ से शिक्षा जीवन छत्तीसगढ़ से है जी, शिक्षा जीवन के विभिन्न आयामों से नहीं सॉरी, नीलम जी जो हरियाणा से है और शिक्षा जीवन के विभिन्न आयामों से जुड़ी एक विशिष्ट साहित्यकार है। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल आरक्षण के फार्मूलों से महिलाओं को कितना फायदा होगा नीलम जी, और इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, आपका क्या उद्देश्य है नीलम जी, हम चर्चा सभी करें। को नमस्कार, सभी को जी नमस्कार। जी वासुदेव कांडुमनम के सभी सदस्यों का मैं आभार प्रकट करती हूँ, मंजू जी का, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन करा है, चौपाल और अच्छे विषय चुनकर लाती हैं। बहुत विमेन बहुत रिजर्वेशन बिल, विमेन रिजर्वेशन बिल जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, इसका बिल का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नाम से ही बड़ा सुंदर ये लगता है, और ये एक महिलाओं को आगे करने के लिए बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि कई क्षेत्रों में नारी अपने आप आगे हो जाती हैं, पर राजनीति में आगे होना सबको आसान नहीं लगता, कुछ आदत भी नहीं है ज्यादा आगे होने की। तो 23 सितंबर 2023 को ये हमारा ये बिल पास हुआ, जो कि बिना विरोध के दोनों सदनों में पास हो गया था। काफी समय से इसकी मांग चल रही थी, परंतु ये सदनों में पास नहीं हो पा रहा था। और इस एक्ट के मुताबिक लोकसभा, राज्यसभा की विधानसभाओं और दिल्ली की विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण मिला है। इसमें SC ST महिलाएं भी इंक्लूडेड हैं। मींस कि टोटल जितना रिजर्वेशन है, इसके आगे बीच में रिजर्वेशन नहीं है, 33% सबके लिए ओपन है। SC ST महिलाएं भी इसी में शामिल होंगी, उनका कोई अलग नहीं होगा इसका। और ये बिल जो है, ये बहुत विपक्षी दलों ने इसके लिए शोर मचाया कि ओबीसी का इसमें रिजर्वेशन होना चाहिए, परंतु इसमें ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि ये रिजर्वेशन पहले भी इसमें नहीं था। सिर्फ SC ST को ये रिजर्वेशन मिला हुआ था, और पहले से ही इसमें ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं था। ये तो एक शोर मचाने वाली बात थी कि ये बिल ठीक नहीं है और ओबीसी को इसमें नहीं लिया जा रहा। अगर हम आज की स्थिति देखते हैं, तो लोकसभा में 35% महिलाएं हैं। ऐसे विधानसभाओं में 9% महिलाएं हैं, जो कि बहुत ही कम है। मैं सारे इंडिया का डेटा बता रही हूँ तुम्हें, जो कि बहुत ही कम है। और इस एक्ट से 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। ये बिल अभी पास होने में देरी है। ये 2021 से लागू करने की बात हो रही थी, जनगणना इससे शुरू हो रही थी, और जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी, डिलिमिटेशन हो जाएगा, और इलेक्शन कमीशन द्वारा डिसाइड करने के बाद ही कौन सी सीट रिजर्व होगी, यह 229 तक दिखाई देता है कि ये काम पूरा हो सकेगा। ये मेरा अनुमान है, क्योंकि अभी तक जनगणना भी पूरी नहीं हुई। अब बात आती है इसमें कि इसमें सरकार की मंशा क्या है। इसमें विमेन एम्पावरमेंट मेन मुद्दा है,
कि विमेन को इसमें इनका योगदान होगा। दूसरा हम कहते हैं जेंडर इक्वेलिटी है। हालांकि इक्वल तो तब भी नहीं होंगे, परंतु फिर भी जेंडर इक्वेलिटी लाने के लिए ये बिल पास किया गया है और ये इंक्लूसिव सोसाइटी की इसमें बात गई है। इससे पहले भी ये जैसे काफी बार आता रहा कि पास होना चाहिए, परंतु ये बिल अभी मोदी सरकार में ही पास हुआ और इसके हमें बहुत उम्मीद है। हमारी महिला बहनें इसमें आगे आएंगी, अपनी बात कहेंगी, उनको भी कुछ मौका मिलेगा राजनीति में आगे आने का। चाहे सर्विस वगैरह में तो पहले है, एजुकेशन में है, परंतु राजनीति में ऐसा नहीं था। तो इसके लिए तो हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही खुशी की बात है ये बिल पास होना। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। सरकार की मंशा भी अच्छी रही और हमें इसका बहुत फायदा होगा आगे जाकर। धन्यवाद। जी नीलम जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी। बहुत सुंदर नीलम जी, बहुत सुंदर तरह से आपने महिलाओं के इस धन्यवाद। आरक्षण के विषय में धन्यवाद। हमें बताया, बहुत सुंदर। तो थैंक यू। बहुत अच्छी जानकारी दी और शुभकामनाएं कि हम बिल पास हो जाए। तो बिल्कुल। ऐसे अम्बेडकर जी ने, हाँ, अम्बेडकर जी ने महिलाओं को शिक्षित होने का विशेष सम्मान दिया था। उनका कहना था कि माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते, और माँ बच्चों के जीवन का उचित मोड़ देती है। अतः लड़के के साथ लड़कियों को भी हम शिक्षित करें। तो हम हमारे लिए बहुत कुछ किए। तो शुरुआत उन्हीं का है सब, आरक्षण का। बिल्कुल। आरक्षण से, हाँ, तो उर्मिला जी, आरक्षण से कितने फायदे हैं और नुकसान हो रहा है? कितने फायदे हो रहे हैं और कितने नुकसान हो रहा है? उर्मिला जी आप बताएं। उर्मिला जी जो एक गृहिणी है और साहित्यकार भी हैं, कोलकाता से हैं। हर मामले के दो पहलू होते हैं ना उर्मिला जी, तो जी आरक्षण के भी लाभ हानि है। अतः हाँ हम कुछ बिल्कुल चर्चा करें उर्मिला जी के साथ। जी। आरक्षण के विषय में तो काफी चर्चा हो गई, आरक्षण क्या है और कैसे है। तो आरक्षण के सभी ने बहुत अच्छे अच्छे विचार रखे। अब प्रश्न आता है कि आरक्षण से क्या लाभ है। तो सच देखा जाए तो आरक्षण से बहुत लाभ है। जिस समय आरक्षण का नियम लागू हुआ, उस समय हमारे भारतीय समाज का एक वर्ग बहुत पीछे था, तो उसके लिए आरक्षण आवश्यक था। और ये वैसे ही था जैसे कोई गिर गया है तो आप उसको उंगली पकड़ा दीजिए और वो ऊपर उठ जाए, वैसे ही आरक्षण था। और इसका बहुत लाभ भी हुआ हर क्षेत्र में, जो है शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल, इंजीनियरिंग, नौकरी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आरक्षण है। और जो पिछड़ा वर्ग था उसको इसका बहुत लाभ हुआ। ये बहुत बड़ा लाभ है। पर एक ये लाभ के साथ और एक चीज ये है कि जो हमारा पिछड़ा वर्ग था, जो मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से, वो आर्थिक स्तर, शैक्षिक स्तर पर सामने आया। उनका जीवन स्तर भी ऊंचा हुआ, उनको सम्मान भी मिला और वो हर क्षेत्र में वो आ गया है। पर ये एक बहुत बड़ा लाभ है, पर इसके साथ साथ अन्य कई खतरनाक नुकसान जो हम लोग देख रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान है गुणवत्ता की कमी। सब जगह आरक्षण रख दिया है, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, सब जगह एक जनरल कैटेगरी का बच्चा आता है 80% 90% लेके, और एक आरक्षण का बच्चा आता है 40% 50% लेके। तो दोनों में तो बहुत लंबा गैप हो गया। ये बहुत बड़ा दोष है। आज एक जो मेडिकल में जो बच्चा 40% नंबर लेके आया है, वो 80% 90% नंबर के बच्चे की बराबरी कैसे कर पाएगा? मेरा ये कहना है कि आप हर तरीके से आरक्षण दीजिए। आप फीस आपने कम कर रखी, ठीक है। आपने फॉर्म फीस कम कर रखी, वो भी ठीक है। आपने जो है कोचिंग फ्री कर रखे, वो भी ठीक है। पर गुणवत्ता में जो है नहीं आरक्षण होना चाहिए। गुणवत्ता बराबर की होनी चाहिए। और इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी है। कहीं पे 30 है जनरल कैटेगरी के लिए, तो वो उनके लिए है 35। चलिए वो भी ठीक है, पर गुणवत्ता में कमी नहीं होनी चाहिए। और गुणवत्ता में कमी होने के कारण ये बहुत गलत इसके रिजल्ट आ रहे हैं। डॉक्टर सही नहीं है, उनका नॉलेज सही नहीं है। वो ये लोग अपनी चूंकि कानून आरक्षण के साथ बहुत ज्यादा है,
इसका गलत फायदा भी उठाया जा रहा है। एक तो इनकी नॉलेज की बहुत बड़ा आरक्षण का दोष है कि इसका गलत फायदा जो उठाया जा रहा है, उससे समाज का, देश का बड़ा नुकसान हो रहा है। और जो इतना ज्यादा आरक्षण देने के बाद जो आरक्षण जिनके पास नहीं है, उनमें आक्रोश हो रहा है। भाई आज मराठा कह रहा है हमें आरक्षण दो, गुर्जर कह रहा है हमको दो, हम कह रहे हैं हमको भी दो। हमने क्या पाप किया है भाई? हम 30% टैक्स देते हैं, तो हमारे बच्चों को क्यों नहीं नौकरी मिलती? ये बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये बहुत सही बात भी है कि आरक्षण आप दीजिए। अम्बेडकर जी ने कहा था 10 वर्ष के बाद अगर आरक्षण को स्टॉप नहीं करेंगे तो समाज में अव्यवस्था आएगी। और 70 साल इन लोगों ने फायदा उठा लिया। ये बहुत, अब मेन मुद्दा ये है कि जिनको आवश्यकता है उनको अब आरक्षण नहीं मिल रहा है। उनको या तो नॉलेज नहीं है या वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। अभी एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। एक आईएएस को, अभी दिल्ली में एक लड़की ने टॉप किया था आईएएस में। पता लगा उनके माता पिता भी आईएएस हैं, वो भी आरक्षण से आए हुए, बच्ची भी आरक्षण से गई है। ये गलत बात है। एक को आरक्षण मिलना चाहिए, फिर उसका काम है कि वे अपने परिवार को ठीक तरीके से शिक्षा दे और आगे बढ़ाए। कबीर बेदी को कौन सा किरण बेदी को तो कोई आरक्षण नहीं मिला था, वो तो आगे आई थी। और इसके बाद क्या है कि आरक्षण में क्या है कि ये जो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण चल रहा है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो रेलवे में इंजीनियर हैं, उनके 3 बच्चे हैं और तीनों को जो है आरक्षण आरक्षण सबको मिल रहा है। अरे जब आप एक अच्छी पोजीशन में पहुंच गए हैं तो आपको आरक्षण किस बात के लिए मिले? आप आर्थिक रूप से भी सक्षम है, आप सामाजिक रूप से भी सक्षम है, तो आप अपने बच्चों का पालन पोषण करिए, दूसरों को मौका मिले। बिल्कुल एक ये बिल्कुल। मुद्दा है। दूसरा क्या है कि आरक्षण का बहुत गलत इस्तेमाल लोग कर ही रहे हैं अपनी पोजीशन का। अब जो आरक्षण से पहुंच चुका है सरकारी नौकरी में, वो जानता है कि कानून मेरे साथ है, मेरी नौकरी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, तो वो उसका गलत इस्तेमाल भी करता है, गलत फायदा उठाता है। अब आरक्षण का एक बहुत बड़ा जो लॉस है, जैसे कि स्त्री आरक्षण जो है, महिला आरक्षण, अभी नीलम जी ने उसके बारे में काफी डिटेल में बताया। तो महिला आरक्षण में आप देखिए, जैसे पंचायत है, अब वहां पे सरपंच स्त्री होगी, तो उसमें क्या है, 8वीं पास होना आवश्यक है। तो अब वहां पे एक धंधा चल गया है कि 8वीं पास लड़की आपको आप बहू बना के लाइए, उसको सरपंच बना दीजिए। फिर उसको बेचारी को कुछ पता भी नहीं है कि वो क्या है, उसको क्या करना है, और उसके बाद पुरुष अपना चलाते हैं। क्या ये सही है? ये तो गलत चीज है और इसमें सुधार होना चाहिए। अल्पसंख्यक एक आरक्षण है, जो माइनॉरिटी के नाम पे जो आरक्षण दिया जा रहा है, उसका तो इतना गलत धंधा चल रहा है कि अच्छी खासी उनकी तनख्वाह है, उनके बच्चों को माइनॉरिटी के नाम पे 35,000 रुपया 6 महीने का उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? ये हमारा टैक्स का ही तो पैसा जा रहा है। तो इन सब का बिल्कुल जो है, ये इस पे रोक लगनी चाहिए। पर आरक्षण की बिल्कुल सही बात है कि कोई सरकार इसको छू नहीं सकती, क्योंकि उसका वोट बैंक है। अभी नई सरकार ने एक बार थोड़ा सा इस पे चेंज करना चाहा, तो सारे के सारे खड़े हो गए कि हमारी चीज आप क्यों ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस आरक्षण प्रणाली का पुनर्मूल्यांकन बहुत आवश्यक है। अगर पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा तो एक समय ऐसा आएगा, जिन्हें आरक्षण नहीं है वो विरोध करेंगे और उनके साथ अन्याय हो भी रहा है। तो आरक्षण जो है, अब जाति के आधार पर न देकर आप आर्थिक स्थिति के आधार पर दीजिए। सवर्ण में भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं पैसे की वजह से, तो आप आर्थिक आधार पर उनको आरक्षण दीजिए। फॉर्म फीस कम है, एज में रिलेक्शन है, सब सही है, पर इसका पुनर्मूल्यांकन बहुत बहुत आवश्यक। धन्यवाद। बस, जी नमस्कार। सुशीला जी, बहुत सुंदर। बहुत आरक्षण सुंदर, योग्यता के लिए भी बहुत साफ है। सारे पॉइंट्स को उर्मिला जी आपने बहुत टच सुंदर। किया। और ये जो मुद्दा है, जो आज राजनीति के नेता लोग भी इस मुद्दे को लेकर अपनी हार और जीत तय कर रहे हैं, ये तो बहुत सही बात है। और हमारे बहुत परिश्रम कर कर आगे आने वाले बच्चे इस आरक्षण का शिकार हो रहे हैं। ये भी बहुत बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर बहुत विषय है। गंभीर बात हो गई है। हाँ, बहुत गंभीर मुद्दा है। एक पॉइंट और बोलना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी, बोलिए जरूर बोलिए। जरूर।
देखिए, महिला आरक्षण है। महिला एक तरफ कहती है मैं पुरुषों के बराबर हूँ, मैं किसी मामले में उससे कम नहीं हूँ, तो फिर आरक्षण किस बात का? आरक्षण आप अपनी किस गुणवत्ता चाहिए ना। कुछ क्षेत्र में उनको आरक्षण मिलना चाहिए, पर हर जगह क्यों? जब आप पुरुषों के समकक्ष हैं तो उनकी तरह आप में गुण भी होने चाहिए। बस। ओके। बहुत जी सही। ये जन आक्रोश है, ये एक जन आक्रोश है जो आपके शब्दों से बयां हुआ। ये एक जन आक्रोश है और क्योंकि यही शब्द तो आंदोलन बनकर सड़कों पर उतरे हैं। बहुत सही, मंजू बहुत जी, सही। हम लोग तो इसके भुक्तभोगी हैं। जी। अच्छा, इसलिए ज्यादा अनुभव आपको है। सबको तो है। तो एक ये बात है ना कि सामाजिक प्रतिष्ठित आदमी भी कभी कभी नौकर बन जाता है आरक्षण में। हाँ, और बिल्कुल। कुछ अम्बेडकर साहब ने कहा था कुछ समय के लिए चाहिए, लंबा हाँ टाइम के लिए नहीं चाहिए। आरक्षण योग्यता के लिए भी साफ भी बन गया है। जी, बहुत योग्य लोग कुछ नहीं कर पाते, आरक्षण के बदौलत अयोग्य लोग भी पहुंच जा रहे बहुत, हैं। हाँ, बहुत ज्यादा आरक्षण है। तो आपका इस सब फ्रीडम फाइटर के लोग अभी तक आरक्षण ले रहे हैं, बताइए, 3 3 पीढ़ी निकल गई। जोखिम समझ रहे हैं उर्मिला जी, बट हाँ, खामोश, खामोश है। नहीं, वोट बैंक है। देखिए, मोदी जी ने थोड़ा सा कदम उठाने की कोशिश की, पर वो भी रिजल्ट देख के चुप हो गए। बस सबको कुर्सी बचाना है। उसको, चलिए आगे। हाँ, पूजा महेश जी, आप तो बहुत ही महान कार्य कर रही हैं, दिख नहीं रहे पूजा महेश जी। पूजा महेश जी, कृपया आ जाइए, स्क्रीन पर आइए। तो पुष्पा दुबे जी हैं। जुड़े तो सब हैं, लेकिन एक का कैमरा नहीं ऑन है। उनके यहाँ लगता है कुहासा वगैरह कुछ है क्या, पता नहीं उनका। चल गया। मेरा कहाँ है? नहीं उनका ये दिख रहा होगा ना, आपको दिख रहा होगा, उनको दिख रहा होगा। चल गया। ग्रीन दिख रहा है, यानी कि शी इज स्पीकिंग, लेकिन उनका वीडियो मैंने दिख सबके रहा है आगे ना। मंजू जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। किसका इंतजार कर रही हैं? पूजा महेश जी का पूजा महेश जी तो जुड़ चुकी हैं। कहाँ जुड़ी है? पूजा महेश जी, कैमरा ये ऑन है, कीजिए लेकिन प्लीज। नहीं, नहीं दिख रही है। अच्छा ठीक है, आप कार्यक्रम शैली जी को लीजिए ना, हमारे तो इतने प्रवक्ता यहाँ हैं। नहीं, और इसीलिए मैं पूछ रही हूँ ना, आप इतने अनुमति उत्कृष्ट लेनी प्रवक्ता पड़ेगी ना। हैं, आपको रुकना नहीं है, आप आगे बढ़िए। जी आ अच्छा रही ये है आ पूजा रही महेश है। जी। पूजा जी जुड़ चुकी हैं, आप प्रश्न पूजा जी से जी ले सकती हैं। जी, पूजा महेश जी, आपका स्वागत है। आप तो बहुत ही महान कार्य कर रही हैं। सुन रही है पूजा जी? पूजा जी हेलो। आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट होइए प्लीज, अनम्यूट होइए पूजा जी। श्रुति, यहीं पर। पूजा जी आप अनम्यूट होइए। हाँ यस। हो गए। जी जी जी। यस सर। हाँ बोलिए हाँ जी। बोलिए। जी रागनी स्वागत जी। है आपका। जी, जी तो पूजा महेश जी, आपका स्वागत है। आप तो बहुत ही महान कार्य कर रही हैं। आप हैदराबाद से हैं, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। तो कई जगह मैं एक प्रश्न रखना चाहती हूँ। चौपाल में हम लोग आरक्षण के विषय में प्रश्न चर्चा कर रहे हैं। तो कई जगह आरक्षण खत्म करने की मांग उठ रही है पूजा महेश जी। जी 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 आरक्षण जी खत्म करने की मांग उठ रही है, जिसके लिए जी हमें भी सोचना पड़ेगा ना पूजा जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यदि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, यदि जी आरक्षण खत्म कर दिया जाए तो देश की क्या स्थिति हो सकती है पूजा जी? आप इसके बारे में कुछ हमें बताएं। जी। अम, सबसे पहले तो मैं मंजू जी, रागनी जी, दोनों जी का धन्यवाद करूंगी, इतना सुंदर संचालन करनी है। और मंजू जी ने इतना सार गर्भित और समसामयिक जो है विचार रखा है, समस्या रखी है, जो एक विचारणीय है। और इनके लिए वो धन्यवाद की पात्र है। मैं उन्हें तहे दिल से बधाई देती हूँ दोनों को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अम, नमस्कार। अभी 2 दिन पहले मैंने एक व्हाट्सएप पे कुछ लाइनें पढ़ी थी कि जिस दिन कोई आदिवासी महिला
भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुंच जाएगी। भारत में आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। यानी जो प्रश्न है उसका उत्तर शायद इसी बात में मिल रहा है हमें। देखिए, अभी उर्मिला जी ने कुछ देर पहले बात कही थी एक, कि कोई गिर जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, पैर में चोट लग जाती है, या बच्चा छोटा होता है उसे वॉकर दिया जाता है, उसे बैसाखी दी जाती है कि आप हफ्ते 10 दिन या 2 महीने 4 महीने बैसाखी का प्रयोग कीजिए, और जब आप बिल्कुल ठीक हो जाए ये आपको सपोर्ट करेगा। क्या ये बात आरक्षण पर लागू नहीं होती? बात हम शुरू से करते हैं कि आरक्षण क्यों दिया गया था। जिस समय लागू हुआ था, डॉक्टर अंबेडकर ने ये शुरू किया था। इससे थोड़ा सा और पहले जाते हैं। मान लीजिए वैदिक काल में देखिए स्त्रियों की स्थिति कितनी अच्छी थी। वो युद्ध में भी जाती थी, शास्त्रार्थ भी करती थी, राज्य भी करती थी। लक्ष्मीबाई है, केकई है, कितने सभी लोग हैं, गार्गी है, शास्त्रार्थ करती थी। वो तो स्थिति जब मुगल साम्राज्य हुआ हमारे यहाँ, तब हमारी स्थिति महिलाओं की बहुत दयनीय हो गई। वजह सबको पता है, उसके डीप में नहीं जाना चाहूंगी मैं। और इतने साल राज किया तो पर्दा प्रथा, बाल विवाह, शिक्षा से सब समस्याएं एक के साथ एक जुड़ती गई, या समस्या पे समस्या बढ़ती गई। तो हमारे स्त्रियों की जो दशा थी बहुत दयनीय हो गई। इसीलिए लड़कियों को मारने, कोख में ही मारे जाने लगा, मतलब ये वगैरह बहुत सारी समस्या। इस चीज को डॉक्टर साहब अंबेडकर ने समझा और लोगों ने भी समझा। जो मत तब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो जब संविधान बना तो इस चीज को मद्देनजर रखे हुए ये रखा गया कि स्त्रियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए आरक्षण की जरूरत है। क्योंकि पता है कि जहां पैसा खर्च होगा स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो पढ़ाना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। जब निशुल्क शिक्षा हुई तो स्त्रियों, लड़कियों को पढ़ाने लगे, और जब उनको आरक्षण मिला तो वो ऊंचे ऊंचे। आज तो स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। एक पीढ़ी नहीं, 2-3 पीढ़ी निकल चुकी है। आज स्त्री नारी कंधे से कंधा मिला के चल रही है, हर क्षेत्र में है। तो मेरा प्रश्न एक ये है, क्या अभी भी आरक्षण की जरूरत है? क्यों हम दूसरों पे के कंधे पर बंदूक चलाएं? क्यों हम बैसाखी का लेके, जब अपने में कैपेबल है नारी आज, तो इस आरक्षण की जरूरत क्यों? उसको जब खामियाजा बाकी लोगों को भुगतना पड़ रहा है, समाज हमारा जो उसके नुकसान है उससे गुजर रहा है, तो क्या आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए? सोच के देखिए। जहां एक वो जो उर्मिला जी ने ये बात बहुत अच्छी कही कि 40% वालों को तो मेडिकल में या इंजीनियरिंग में कहीं दाखला मिल रहा है, और 80% 90 वाले को नहीं मिल रहा। उसकी मनस्थिति का देखिए क्या उसका हल होगा। क्या वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा? या तो वो डिप्रेशन में जाएगा, या वो पलायन कर जाएगा, जो कि बहुत लोग जा रहे हैं बाहर हमारे देश से छोड़ के। हमारा एक ब्रेन, शार्प ब्रेन, वो बाहर जा रहा है। ये हमारा नुकसान नहीं है? या 40% वाला डॉक्टर बनेगा और एक 80% वाला, दोनों के में कितना फर्क होगा आप इमेजिंग करके देखिए। तो ये देश का नुकसान नहीं है, हमारा नुकसान नहीं है, जनता का नुकसान नहीं है। तो ये प्रश्न बिल्कुल खत्म होना चाहिए। मतलब कब तक इस बैसाखी के सहारे हम चलते रहेंगे, या क्यों चलें, जब हमारे में अपनी योग्यता है, योग्यता के बल पे मिले, आगे बढ़े। जो कैपेबल है उसको क्लियर करता है वो। तो आरक्षण जिस वजह से शुरू किया वो मकसद पूरा हो चुका है। अब उस बैसाखी को हटा देना चाहिए। अब सक्षम है नारी। आज हाई स्कूल, इंटर, यूपी बोर्ड, सीपीएससी बोर्ड के देखिए,
लड़कियां लड़कों से ज्यादा बाजी मारी है, क्योंकि वो कैपेबल है। जब अपनी कैपेबिलिटी पे वो आगे बढ़ सकती हैं तो आरक्षण की जरूरत क्यों? मेरा प्रश्न ये है। बहुत सुंदर, जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। तो पूजा जी। और बिल्कुल अब खत्म करना चाहिए देश की। और जहां कुछ लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि किसी राज्य में, जैसे केरला की बात करते हैं, तो केरला में तो 100% साक्षरता है, तो वहां क्यों जरूरत है? कुछ राज्यों की स्थिति दयनीय हो सकती है, तो वहां पर लागू करें। पूरे भारत में क्यों कर रहे हैं उसे? मतलब जहां स्थिति बेहतर हो चुकी है, समकक्ष हो गया, वहां खत्म करें। जहां पर अभी उड़ीसा में है, कुछ हो सकता हो तो वहां पर कुछ टाइम के लिए, नॉट परमानेंट, तो उसको करेक्ट। लागू करें, बाकी जगह खत्म करें। अपने बहुत सही, पैरों पर बहुत सही, कैपेबल है, खड़ी बहुत सही। है, चल सकती है, दौड़ सकती है, तो दौड़े। क्यों आरक्षण की बैसाखी लेके चलना चाह रहे हैं? क्यों हम चले? बिल्कुल सही। तो मेरा मानना ये है, बिल्कुल सही। जब बहुत सही। सर्वोच्च यही पद तक यही खूबसूरती है महिलाओं की, कि महिला आरक्षण से फायदा महिलाओं को है, परंतु हाँ, उसकी लेकिन अवहेलना महिलाएं कर रही हैं। ये हमारे देश की बहुत बड़ी जी, बहुत और बड़ी राजनीति में जीत तो है कि आज बहुत महिलाएं खासकर। समझ रही हैं कि हमें क्या मिलना हाँ, चाहिए और क्या हमें नहीं मिलना चाहिए। बहुत जी, अच्छी, जी जी, बहुत अच्छी बात। जी। तो हमारा तो मुख्य उद्देश्य है कि हमारा ध्यान नारी पर है आरक्षण को लेके। तो अंबेडकर जी ने भी कहा था, अपने किसी पत्र में पिता को लिखा था कि बहुत जल्दी भारत प्रगति की दिशा स्वयं तय करेगा, लेकिन इस चुनौती को पूरा करने से पहले हम भारतीय स्त्रियों की शिक्षा में सकारात्मक कदम उठाएं। तो यही सब तो हम लोग आरक्षण बहुत कुछ है। तो अभी तो एक और मेरी सहेली जी आ रही हैं, सहेली जी जो लखनऊ से हैं और बहुत बेबाक साहित्यकार हैं। उनसे मैं प्रश्न चर्चा करेंगे, प्रश्न नहीं पूछ रही, चौपाल में हम सब चर्चा करेंगे आरक्षण के पक्ष विपक्ष और तीसरे पक्ष में आपका क्या तर्क है सहेली जी? धन्यवाद रागिनी जी। सभी जी सदस्यों को नमस्कार। मंजू जी का बहुत बहुत आभार एक विचार उत्तेजक विषय देने के लिए। आरक्षण पे सभी ने काफी विचार दिए, पक्ष विपक्ष सभी सामने आए। वास्तव में अभी महिला आरक्षण के बारे में हम ज्यादा बात ना करें क्योंकि वो शैशव में है। बाकी एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक वगैरह आरक्षण जो 75 सालों से चल रहा है, हम उस पे ही केंद्रित होते हैं। तो आरक्षण जब शुरू किया गया था उसके पीछे एक दृष्टि थी कि सामाजिक स्तर पे और शैक्षिक स्तर पे उन लोगों को स्थान मिले जो उन जगहों से वंचित। हम अगर आरक्षण को देखें तो हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, और जिसके लिए मनुस्मृति को बहुत ज्यादा आलोचना की जाती है। तो मनुस्मृति में सबसे ज्यादा अगर किसी को स्थान प्राप्त था तो वो ब्राह्मणों को, और ब्राह्मणों को वो विशेषाधिकार था कि वो कई पापों से अपराधों से और हर चीजों से आगे थे। तो समाज में एक चीज हो गई थी कि ब्राह्मण और सवर्ण बहुत ऊपर हो गए थे, और जो दलित थे, अनुसूचित जाति जनजाति छोटी जातियों के लोग, वो लोग बहुत दब गए थे, उनका आर्थिक विकास भी नहीं हुआ था। तो आरक्षण के पीछे ये था कि जो विकसित वर्ग है उसके बराबर हम उस अविकसित वर्ग को ले आए। तो ये एक बहुत अच्छी पहल थी, लेकिन शुरुआत में। और इसमें भी जाति को आधार नहीं बनाया जाता तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि हर जाति में कुछ धनिक वर्ग, कुछ अगड़ा वर्ग होता है जिनके पास संसाधन भी होते हैं, शिक्षा भी होती है। तो उनको हमने एक लाइन में, एक लकीर में, एक अस्तर में डाल दिया। तो जिनको बहुत जरूरत थी वो भी वंचित रह गए, और जिनको जरूरत नहीं थी वो भी फायदा पा गए। तो एक चीज ये हुई कि जाति को आधार बनाने की जगह अगर आर्थिक आधार बनाया जाता तो, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन
आरक्षण कुछ दिनों के लिए, और जो बहुत हमारी सोसाइटी अनबैलेंस्ड हो गई थी, उसको बैलेंस करने के लिए आरक्षण अच्छा। उसमें शिक्षा दी के लिए आर्थिक सहयोग मिला, उनको रिजर्वेशन नौकरियों में मिला। तो जब शिक्षा मिली और सामाजिक स्तर मिला तो आर्थिक स्तर सुधरा, और हमारी सोसाइटी में जो डिस्क्रिपेंसी थी वो कम हुई। ये फायदा हुआ। इसका नुकसान क्या हुआ कि जिन लोगों को आरक्षण मिला उन्होंने मेहनत करनी कम कर दी। जैसे कि बिल्कुल अगर किसी बहुत के सही। पाँव में चोट लगी है, आप उसको हम्म। बैसाखी लगा दो और कह दो पैदल नहीं चलना है, तो बैसाखी पे चलने लगे तो अपने आप चलने की कोशिश कम करेगा। तो उन लोगों को ये लगने लगा ये तो हमको मिल जाएगा, देखो स्कूल में फ्रेंडशिप भी मिल जाएगी, कम नंबरों पे हमको नौकरी भी मिल जाएगी, नौकरी में हम अनुसूचित जाति जनजाति, उनका आरक्षण केवल इसी का नहीं है, एक और भी उनका कानूनी हक कि अगर ये अनुसूचित जाति जनजाति या ओबीसी इन लोगों ने किसी सवर्ण के लिए कि इन्होंने वर्ण भेद किया है, इसका मुकदमा दर्ज कराए, तो बिना पीछे सबसे पहले उनको ले जाके लॉकअप में डाल दिया जाएगा। उनके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का कोई विधान नहीं है लॉकअप में डालने से पहले। तो ये एक हुआ। तो उनको ये भी रहता है कि यार जब तो हम वर्क प्लेस पे रहेंगे, कोई कुछ बोलेगा तो हम तो शिकायत कर। इससे एक स्वेच्छाचारिता और समाज में एक ये कि हम तो कुछ डिफरेंट हैं। इससे क्या हुआ कि जो सवर्ण थे, जो वास्तव में मेहनत कर रहे थे या जिनके बदौलत समाज चल रहा था, उनको ये लगता है टैक्स पेयर हमें, काम हम कर रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, हम इतने व्यावसायिक उसमें हैं, हम पूरे समाज का एक तरह से अर्थतंत्र चला रहे हैं और हम ही इसी चीज से वंचित हैं। तो मानवीय बात है, आक्रोश हुआ। इसका एक नुकसान ये भी हुआ कि जिन जातियों जनजातियों को उठाया गया, उसके बाद लोगों को लगा इनको तो मजा है, हम क्यों पीछे हैं। तो मराठा आरक्षण शुरू हो गया, गुर्जर आरक्षण शुरू हो गया, जाट आरक्षण शुरू हो गया। सबसे इसका विभत्सतम रूप अगर देखिए तो झारखंड में सोरेन सरकार आई, उन्होंने आरक्षण 77% कर, 23% केवल जनरल लोगों के लिए बचा। तो समाज में जनसंख्या में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना, और 40 मतलब 49.5% ऑलरेडी है आरक्षण। लेकिन सोरेन सरकार ने अपने आने के बाद अपने राज्य में 77% का किया हुआ है, अभी उसकी पूरी मान्यता और उसका लागू होना वो है। लेकिन इस तरह के ब्लाइंड स्टेप लिए जा रहे हैं, ये किस लिए? वोट बैंक, लोगों को झुंझुना पकड़ाओ कि हम तुम्हें बिठा के खिलाएंगे, इस वजह से इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो अच्छाई ये थी कि इससे बहुतों को समानता का वो मिला, बुराई ये कि इसका मिसयूज हो रहा है। और जो क्रीमी लेयर है 75 साल से चल रहा है, तो बहुत से जो पिछड़े लोग थे जो बहुत अच्छे अच्छे स्तरों पे आ गए, लेकिन उनके बच्चों को आज भी मिल रहा है, और वो जो गरीब जो उन तक नहीं पहुंच रहे उनको अभी भी नहीं मिल रहा है। तो आरक्षण का फायदा और नुकसान, इसको एक, और इसमें जब आंदोलन होता है, जैसे मंडल कमीशन आया था उस समय तो 22.5% आरक्षण था, मंडल कमीशन ने उसे 27% कहा था। उस समय भारत वर्ष भर में इतने आंदोलन हुए, इतने बच्चों ने आत्मदाह किया, तोड़ फोड़ मारपीट, और मतलब अभी गुर्जर उसमें तो एक सामाजिक संपत्ति का नुकसान होना, ट्रैफिक खराब होना, और दुनिया की चीज, ये भी इसके बुरे पक्ष हैं। उसके अलावा वही योग्यता, हमारे जो IIMs हैं, IITs हैं, इनमें क्योंकि आरक्षण है, इसमें वो लोग भी जा रहे हैं जिनकी वो योग्यता नहीं है। तो इनकी जो वर्ल्ड वाइड रेटिंग होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन की, तो हमारे इंस्टीट्यूशंस की रेटिंग वर्ल्ड वाइड लो हो जाती है। तो ये सारे नुकसान है। और इसका एक तीसरा पक्ष जो कहा गया कि एक तीसरा पक्ष, तो आरक्षण दीजिए,
जो आर्थिक रूप से नहीं सक्षम है, उनको आर्थिक सहायता दीजिए। आप जाति के आधार पे भी दीजिए, लेकिन पढ़ाई में दीजिए। उनकी फीस कम करिए, उनको अवसर ज्यादा दीजिए। जैसे आपके कंपटीशन के चांसेस होते हैं कि 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप उनको 5 अटेम्प्ट दे, लेकिन योग्यता के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो एक मिनिमम कट ऑफ रहता है सभी के लिए, मिनिमम कट ऑफ से ऊपर जाना ही चाहिए। और इस तरह का, और विकलांगता के लिए है, आप उसके लिए आरक्षण दीजिए। आरक्षण हो सीमित दायरे में, सीमित समय पे, आवश्यकता के अनुसार, जिसको वास्तव में आवश्यकता है। ये नहीं कि हमने एक लाठी उठाई और सबको हाँक दी, ये नहीं सही है। तो मेरे हिसाब से आरक्षण वहां दो जहां वास्तव में आवश्यकता हो। उसको कोई नियम ऐसा बना दो कि सभी को मिल रहा है, फिल्टर लगाओ, उसमें लिमिट्स लगाओ और उस तरह से आरक्षण। तो मुझे लगता है कि मैंने अपना पॉइंट स्पष्ट किया, क्योंकि समय सीमा का भी ध्यान रखना होता है। बहुत सुंदर शैली जी, बहुत बहुत विवादी सुंदर। तौर पर बहुत ही बहुत ज्यादा हर बिंदु को आपने बहुत छुआ। सुंदर था बहुत सुंदर वक्तव्य रहा आपका। जी, और वास्तव तो में मैं अपनी सभी सखियों को 1-1 मिनट देना चाहूंगी अपने अपने विचार रखने के लिए, कि आप लोग क्या ज्यादा वक्त ना लें, क्योंकि समय सीमा का ध्यान रखें। लेकिन मैं चाहूंगी फिर भी कि इस विषय पर 1-1 मिनट आप सब बोलें, कि जो भी शैली जी ने कहा उससे आप कहाँ तक सहमत हैं और कहाँ तक नहीं। मैं बोलूं दीदी? उर्मिला जी। हाँ जी। हाँ, शैली हाँ जी ने जो बाहर बातें बोली एकदम 100% सही बोली। मैंने भी वही बातें बोली हैं, जी शैली जी का आपका। हाँ, जी तो जी वो बिल्कुल। एकदम सही 100% है कि आरक्षण का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। क्योंकि एक वर्ग क्यों फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है? आज डिप्रेशन हम भी इतना तो क्यों देश के बढ़ता जा नागरिक रहा है? हैं। हाँ, हम भी तो देश के नागरिक हैं। आज देखिए, मिलिट्री में गुणवत्ता में कंप्रोमाइज नहीं होता। वो सीट जो वैकेंट है वो वैकेंट रहती है। वही चीज हर जगह होनी चाहिए। एक जगह आप जानती हैं, एक बार एक मेडिकल कॉलेज में हुआ, वहां के अपर क्लास के डॉक्टर्स ने कह दिया कि जो रिजर्वेशन से आएंगे डॉक्टर, वो रिजर्वेशन वालों को ही देखेंगे, हम नहीं देखेंगे। ये क्या है? आक्रोश है। एक बार एक स्कूल के टीचर ने कर दिया यही बात कि रिजर्वेशन से आए बच्चों को रिजर्वेशन वाले टीचर ही पढ़ाएंगे। हालांकि गलत है, ये सही नहीं है, पर आक्रोश तो किसी न किसी रूप में निकलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, तो बिल्कुल सही कह रही हाँ, हैं उर्मिला जी। ये तो जन उसके आक्रोश ही लिए है जो सड़कों पर उतर आया है हाँ, और इतने तो उसका विभत्स रूप में सामने पुनर्मूल्यांकन, है। मतलब हम उसका किसी भी चीज, पुनर्मूल्यांकन होना जी जी, बहुत आवश्यक है। किसी भी बहुत चीज आवश्यक। का, किसी भी चीज जैसे मोबाइल हो गया, कोई भी चीज, कोई भी नियम, कोई भी कानून, किसी भी चीज का आविष्कार अच्छे रूप में हम शुरू जरूर करते हैं, हाँ, पर अंत होते होते वो बड़ा ही विभत्स रूप ले लेता है। कहीं ना कहीं इसके इसीलिए दोषी उसका हम ही हैं। हम ही हैं इसके इसीलिए वो दोषी कि सुधार हमारी उसकी आकांक्षाएं बढ़ती चली जा रही हैं उन चीजों के प्रति। नीलम जी, आपको भी एक मिनट का और समय दे रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप कह रहे हो हम सब दोषी हैं। हम कर क्या सकते हैं सिवाय अपना आक्रोश दिखाने के? सरकारें तो हमें सुनती नहीं। और मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल में सारी बात कह दूं। हमारे मोहल्ले में एक लड़की के 85% मार्क्स थे और दूसरे लड़के के बहुत ही कम से, शायद 50 से भी कम थे, और उसका एडमिशन हो गया मेडिकल में, उस लड़की का नहीं हुआ। और वो घर आके इसी बात पे इतना रोई कि मैं साथ वाले घर में पैदा क्यों नहीं हो गई। आज मुझे ये देखना पड़ता है, मतलब कितना एक आक्रोश है मन में। तो ये तो 100% गलत है। रिजर्वेशन सिर्फ इकोनॉमिक बेस होना चाहिए इसका। तो शैली जी ने भी कहा, नीलम जी, उर्मिला जी ने भी आपने कहा। कहा ना कि हम क्या कर सकते हैं। अरे हम ही तो हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, पर हमारे बिल्कुल बिल्कुल विचारों में बिल्कुल। एकता होनी चाहिए ना। सोसाइटी एकता में हम में नहीं है। क्लैश पैदा हो जाता है, सोसाइटी में दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं। ये तो वो तो सरकार देखिए, जब आराम भी से किसी खुद ही अच्छे करे काम के लिए आप तो ठीक निकलेंगी, है। अच्छे काम के हम्म। लिए आप निकलेंगी ना, बहुत दुश्मन मिलेंगे, परंतु आप कारवां तो बनता चला ही जाएगा।
ऐसा नहीं है कि नहीं, आप हम तो यहीं रह बिल्कुल जाएंगे। चाहेंगे, बिल्कुल चाहते हैं, रिजर्वेशन बिल्कुल हटना चाहिए, इसी नीलम हक जी, में। हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना कि हम क्या नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं, करेंगे। अब हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे अपना आक्रोश दिखाते हैं, भाषणों में अपना आक्रोश दिखाते हैं, जनता को जागृत करते हैं, कुछ भी लिख कर बोल कर हम, पर उसके बाद ही पॉलिटिशियन तो हमारी नहीं सुनते ना, नहीं, हम वहीं चुप जिस दिन करते हैं। पॉलिटिशियन को ये समझ में आ गया कि एक बहुत बड़ा जन समुदाय इसके विपक्ष में है, तो हमारे हाँ, वोट की भी तो उनको तो जरूरत वो है। इकट्ठा होना फिर पड़ेगा, वो सभी हमारे कास्ट के वोट की भी लोगों तो को उनको इकट्ठा होना जरूरत पड़ेगा। पड़ेगी ना। हाँ, और हाँ, फिर माने ये बिल्कुल, एक्चुअल में होता क्या बिल्कुल, है कि हम भी आपस में बंट जाते हैं, हम एकता हम में नहीं रहती है। हम अपना बिल्कुल, फायदा पीछे से, नीचे से, अंडर सभी टेबल, अपर टेबल निकालते सभी हैं। इकट्ठे हुए ना। बिल्कुल और बिल्कुल। एक बहुत बड़ी मजेदार लाइन आती है कि हमें फिर सुनहरा वर्ग कहा जाए, कम से कम स्वर्ण स्वर्ण वर्ग कहा जाए, कोई तो इच्छा पूरी करो हमारी कि तुम लोअर हो तो हम स्वर्ण हैं। हम इकट्ठे वो भी तो कैसे नहीं होंगे होती। नीलम जी? बातों से तो हाँ इकट्ठे जी, नहीं होंगे। नीलम जी, बातों से तो इकट्ठे नहीं होंगे, और नाम हाँ, चिल्लाने बिल्कुल से नहीं कैसे हो होते। सकते हैं? हाँ, इसके आवश्यकता लिए है लोगों को जागृत करने की, वोट बैंक को बदलने की, वही सबसे हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं चौपाल के जरिए कि लोग तो क्योंकि ये लाभान्वित वोट हों। बैंक है, जिस वजह से हम नहीं बदल पा रहे। वोट बैंक है ना, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं है। उसकी तो बहुत गहरी जिस दिन पहुंच है। शिक्षित होके वोट देने से इनकार करेंगे इनको, बहुत ही ज्वलंत तब विषय पता पर चल आप लोगों सकता की गहरी है। चर्चा सुनकर मन बड़ा आह्लादित हम्म, हुआ। और मैं इस चर्चा को अभी हम अपने इस पूरे कार्यक्रम को ऑनलाइन भी डालेंगे, ताकि लोग उनको सुने और अपने अपने को खुद हमसे जोड़ने की कोशिश करें, और हम सब एक आवाज बनकर निखरें, ताकि पॉलिटिशियंस को भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़े कि एक बहुत बड़ा समुदाय इस चीज से कितना ग्रसित है और उनके अंदर भी क्या आक्रोश है। बहुत बहुत धन्यवाद आप बिल्कुल। सब सखियों का। और रागिनी जी, आप जी भी कुछ कहना चाहेंगी तो कहिए। जी, मैं समय कहना सीमा चाहूंगी का ध्यान कि रखते हुए हम 6 मिनट ऊपर चल रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, तो मैं कहना चाहूंगी आरक्षण विषय पर महिलाओं की स्थिति में विशेष प्रकाश डालना था आज, था ना? तो महिलाओं के बारे में ही हम चर्चा कुछ करें, क्योंकि हमारा विषय वस्तु ठीक है, पॉलिटिक्स तो है, बस थोड़ा उससे हम दूर भी जा रहे हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण में हमारी क्या स्थिति है। तो ऐसे भारत में महिलाओं की स्थिति 12वीं सदी से पहले बराबरी और पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की थी। तब ये समाज की सभी बाहरी और आंतरिक कार्यक्रम में खुद फैसले लेती थी। पर बाद में बाहरी आक्रमणों ने औरतों के साथ कई जुल्म कर उनकी स्वतंत्रता का हनन किया। और फिर स्वतंत्र भारत में ऐसा ही समय आया जब महिलाएं आरक्षण का रास्ता अपनाना नहीं चाहती थी। बाद में कानून बना, फिर भी महिलाएं नहीं चाहती थी कि आरक्षण को अपनाएं। 1975 में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तब टुवर्ड्स इक्वलिटी नाम की एक रिपोर्ट में हर क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति का विवरण दिया गया था और आरक्षण पर भी बात की गई थी। रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी में अधिकतर महिलाएं थी, पर वे आरक्षण न चाहकर अपने बलबूते पर आने की सोच में थी। तो हम महिलाएं ऐसा सोच रहे हैं कि अपने बलबूता पर आगे आए। आरक्षण हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी जो ताकत है, जो मेरी स्थिति, जो मेरे में गुण है, उभर के आए। देश के नेता, नेता का नाम यहाँ छोड़ ही दीजिए, देश के चलाने वाले जो लोग हैं, जो कार्यभार संभाल रहे हैं, वो ध्यान दें हम महिलाओं पर कि हमें भी शक्ति है, हमें भी कोई इंदिरा गांधी बन सकती है। ठीक है ना जी? तो धन्यवाद। और उसे पिछले 14-15 सालों से पलड़ा पलट गया। महिलाओं का अनुभव रहा कि राजनीति के हर रास्ते में उनके राह में रोड़े अटकाए गए। तब महिला आरक्षण की जरूरत महसूस होने लगी। पहले महिलाएं हट गई, बाद में जब राजनीतिक में खासकर इंदिरा गांधी को देख के बहुत को प्रेरणा मिली, और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी, तो पुरुषों को भाई बहुत तकलीफ होने लगी कि भाई महिला हमारे देश पर शासन कर रही है। ये बहुत लंबा विषय है, पर बाद में महिलाओं ने अपना पलड़ा पलट दिया, उन्हें भी आरक्षण की जरूरत महसूस होने लगी। तभी से आरक्षण का मुद्दा सामने आया कि महिलाओं को विधानसभा और संसद में प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की जरूरत है।
जैसे कि मेरी जानकारी है। धन्यवाद। हम लोग को सबका, सभी का आभार, सभी सखियों का। हमने बहुत ऐसा जो जानकारी नमस्कार सभी को, नमस्कार। हम लोग तो नेता है नहीं, हम लोग गृहिणी है, रचनाकार है, तो अपना मंतव्य प्रकट किए। सभी ने बहुत अच्छे से जानकारी दी और हम लोग सुदृढ़ हुए। बोलने से कुछ नहीं होगा। नीलम आप जी, सबों के बहुत उपस्थिति का ये मंच आप सबों का बहुत बहुत आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली बार फिर जल्द ही आप सबों से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। सभी का आभार, सभी को सभी को नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।